छत्तीसगढ़ के सभी साथियों का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। संपूर्ण सामान्य अध्ययन रिवीजन वीडियो सीरीज के अंतर्गत आज हम अपने तय टाइम टेबल के अनुसार देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ समसामयिक घटना भाग 1, मतलब छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का भाग 2 भी आपको अपने तय टाइम टेबल के अनुसार मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे एक तय टाइम टेबल के अनुसार कौन सा विषय किस दिन आपको मिलेगा वो सारा डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी। ठीक है, तो जो भी छात्र परीक्षा के अंतिम समय में प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने तैयारियों को समेटना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए होने वाला है और ये वीडियो सीरीज आपको ध्यान में रख के ही बनाई जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाओं का भाग 1। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है ये वीडियो सीरीज़। परीक्षा के अंतिम समय में अगर हम वीडियो देखें और उसको नोट भी करें तो टाइम डेफिनेटली ज़्यादा जाएगा, जो होता नहीं है जनरली किसी के पास। तो यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो को देखकर नोट नहीं करना है मटेरियल, जो भी बातें यहाँ पर पढ़ाई जाएगी वो उसका PDF आपको ऑलरेडी दे दिया जाएगा। तो PDF कहाँ मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिए। हमारा आज़ाद CGPSC अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर में जाके। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल के अंतर्गत फोल्डर होगा, वहां पर जाके आपको सारे स्टडी मटेरियल और PDF मिल जाएंगे जो भी क्लासेस चल रही है उसकी। ठीक है, तो क्या डाउनलोड करना है आपको, आज़ाद CGPSC अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। आपको रिक्वेस्ट भेजना है, वो रिक्वेस्ट मैं आपको अलाउ करूंगा, जिसमें आप वहां पर फिर एंटर कर जाएंगे एप्लीकेशन में। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल कंटेंट में फोल्डर में वो सारी बातें माफ कीजिए, वो सारे फोल्डर्स सारे PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करने में ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पढ़ना है, रिवाइज करने पे ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे महोत्सव की, मतलब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो भी महोत्सव होते हैं प्रतिवर्ष, उसकी बात हम पहले कर लेते हैं। तो ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे राउत नाचा महोत्सव की। 43वां क्रम का ये जो है राउत नाचा महोत्सव है। ठीक है, कब आयोजित हुआ, तो 5 दिसंबर 2020 को। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष होता है, राउत नाचा हो गया, चक्रधर समारोह हो गया, छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष होता है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो राउत नाचा महोत्सव 43वां क्रम का था, 5 दिसंबर 2020 को आयोजित हुआ। कहाँ पर होता है प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष बिलासपुर में आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्रथम स्थान इस बार प्राप्त किया है परसदा राउत नाचा पार्टी के द्वारा। ठीक है, परसदा राउत नाचा पार्टी के द्वारा। याद करते चले, अगर आपने एक बार भी पढ़ लिया ये सारी बातें तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में याद आ जाएगा और एग्जाम में आप करेक्ट करके आने वाले हो। बस आपको यहाँ वीडियो अटेंड करना है बस। ठीक है, अगला चक्रधर समारोह डिजिटल। अब डिजिटल क्यों लगा है, तो देखिए कोविड-19 वाली सिचुएशन चल रही है, उसके चलते कोई भी जन समूह को इकट्ठा किया जाना उचित नहीं होगा। इसी उद्देश्य से क्या हुआ कि ये जो चक्रधर समारोह है इसको डिजिटली माध्यम से प्रसारित किया गया और ये 36वां क्रम का था, ध्यान रखेंगे। और ये जो चक्रधर समारोह है ये प्रतिवर्ष रायगढ़ जिले में होता है। ठीक है ना, चलिए कब आयोजित हुआ, तो 22 से 31 अगस्त 2020 तक ये आयोजित हुआ है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कोविड-19 के चलते इसका आयोजन डिजिटल माध्यम से हुआ है। चलिए आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव भी हुआ था। कब हुआ था, तो 12 से 14 जनवरी 2020 को साइंस कॉलेज ग्राउंड में, साइंस कॉलेज मैदान में। ठीक, चलिए आगे बढ़े, याद करते चलिए साथ साथ दोस्तों। एक बार भी अगर आपने देख लिया करंट अफेयर, सबसे बड़ी बात यही होती है, एक बार भी कहीं पर देखा हुआ रहता है वो हमको एग्जाम में याद आ जाता है, तो वही काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मिलने वाले पुरस्कार के बारे में, या मतलब छत्तीसगढ़ में जिन भी व्यक्तियों को पुरस्कार मिले हैं, छत्तीसगढ़ को किसी चीज़ में पुरस्कार मिला है उसके बारे में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्या पुरस्कार मिला है देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ठीक है, कांकेर और बेमेतरा को पुरस्कार प्राप्त मिला है, किसके लिए, ODF स्थिरता और ODF प्लस लक्ष्यों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। ठीक है, अब ODF जैसे कि आपको पता होगा ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, मतलब खुले में शौच करने के मतलब जो मनाही है उसको लेकर जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके संबंध में कांकेर और बेमेतरा को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये कब आयोजित हुआ था, 19 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में। क्लियर है, 11 राज्यों के 20 जिलों को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का कांकेर और बेमेतरा है। ध्यान रखिएगा, किस लिए, ODF स्थिरता, मतलब ODF के जो पैमाने हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री जो पैमाने हैं उसमें स्थिरता के लिए, और ODF प्लस क्षेत्र भी डिक्लेयर किए जाते हैं उसमें भी ये शामिल है। कौन, कांकेर और बेमेतरा। ठीक है, आगे देखिए कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया गया, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया गया, भारत सरकार की। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए
गृह मंत्रालय भारत द्वारा सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना को उत्कृष्ट थाना सम्मान में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कौन से थाना को छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट थाना सम्मान प्राप्त हुआ है? तो झिलमिली, सूरजपुर का झिलमिली आप ध्यान रखेंगे, चौथा स्थान प्राप्त हुआ है इसको, सर्वश्रेष्ठ थाना, गृह मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। नेशनल वाटर अवार्ड, तो नेशनल वाटर अवार्ड 28 अक्टूबर 2020 को संपन्न हुआ बिलासपुर। ठीक है, नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत नदी नालों के पुनरुद्धार के लिए बिलासपुर को प्राप्त हुआ। साथ ही साथ सूरजपुर को किस लिए प्राप्त हुआ? जल संरक्षण के लिए प्राप्त हुआ। क्लियर, तो बिलासपुर और सूरजपुर का नाम आपको ध्यान में रखना है नेशनल वाटर अवार्ड के लिए, बिलासपुर और सूरजपुर। बिलासपुर को किस लिए? नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत नदी नालों के पुनरुद्धार के लिए। जैसे कि आपको पता होगा नरवा घरवा घुरुआ बाड़ी, नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी। ठीक है, तो नरवा मतलब नालों का विकास, जो भी नदी नाले हैं उनके विकास के लिए, पुनरुद्धार के लिए नरवा कार्यक्रम चलाया जाता है, तो उसमें बिलासपुर को मिला है और सूरजपुर को जल संरक्षण के लिए मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020, तो छत्तीसगढ़ से बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार किसको मिला है? ध्यान रखेंगे, अनमोल राठी को, रायपुर के हैं। ठीक है, क्यों मिला है? लार का उपयोग करके अग्नाशय के कैंसर पता लगाने के लिए, ठीक है, इन्होंने एक मेथड तैयार किया जिससे लार के उपयोग करके हम कैंसर का पता लगा रहे थे, ये पता लगा रहे थे, उससे ही इनको ये प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये आप यह ध्यान रखेंगे, लार का उपयोग करके अग्नाशय के कैंसर को पता लगाने के लिए। ठीक है, अनमोल राठी, रायपुर से। पंचायतों का राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे, कौन कौन से पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? पहला, बाल मित्र पंचायत पुरस्कार। ठीक है, बाल मित्र पंचायत पुरस्कार किसको मिला है? कान्हा बहरा ग्राम पंचायत जो है कवर्धा में। आगे देखें, बच्चों से संबंधित योजनाओं के उत्तम क्रियान्वयन के लिए इस पंचायत को मिला है। तो ये क्या काम किया है और कौन से ग्राम पंचायत को मिला है, ये ध्यान रखेंगे कौन सा पुरस्कार। तो बाल मित्र पंचायत पुरस्कार, बाल मित्र है तो बच्चों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हो गया ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखें, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार किसको मिला है? तो बनचरोदा ग्राम पंचायत आरंग को ग्राम सभा के सशक्तिकरण के लिए मिला है। ठीक है, तो बनचरोदा ग्राम पंचायत आरंग, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा जो पुरस्कार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बनचरोदा ग्राम पंचायत को मिला है आरंग से, ग्राम सभा के सशक्तिकरण के लिए। आगे देखेंगे, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। ठीक है, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार मिला है भिलाई ग्राम, भिलाई ग्राम जो चरामा का है। ठीक है ना, ये भिलाई ग्राम दुर्ग भिलाई वाला नहीं है, ये जो भिलाई ग्राम है ये चरामा के अंतर्गत आता है, चरामा तहसील के अंतर्गत आता है, कांकेर में, कांकेर जिला। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उसकी बात करने वाले हैं। चलिए, सर्वाधिक ODF प्लस गांव के लिए छत्तीसगढ़ को द्वितीय पुरस्कार मिला है। ठीक, सर्वाधिक ODF प्लस गांव के लिए, मतलब देखिए ये रैंकिंग होती है कि ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब खुले में शौच के भी रैंकिंग होती है कि किस आधार पर दिया जाना चाहिए। तो ODF प्लस और ODF प्लस प्लस ये भी कैटेगरी होती है। ठीक है, तो ODF प्लस के लिए छत्तीसगढ़ को द्वितीय पुरस्कार मिला है, यह ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे ई पंचायत पुरस्कार मिला है दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग के लिए। छत्तीसगढ़ को 5वीं बार, सारी चीजें ध्यान रखेंगे, ई पंचायत पुरस्कार मिला है दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ को। ठीक है, सर्वाधिक ODF प्लस गांव के लिए भी मिला है दूसरा पुरस्कार छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, किस लिए मिला है तो ध्यान रखिएगा, किस लिए मिला है? 2016-17 में। हालांकि ये जो कृषि कर्मण पुरस्कार है अभी प्राप्त हुआ 2020 में, लेकिन किसके लिए? 2016-17 में कुल खाद्यान्न श्रेणी 2 के अंतर्गत सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए मिला है। तो 2016-17 में जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ था ना श्रेणी 2 के अंतर्गत, उसके लिए कृषि कर्मण पुरस्कार अभी प्राप्त हुआ है 5वीं बार छत्तीसगढ़ को। एकदम क्लियर। आगे देखिए, मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। किसको? मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप को। क्लियर, आगे देखें। ग्लोबल टीचर अवार्ड श्रीमती रजनी शर्मा, याद रख लीजिए, ग्लोबल टीचर्स अवार्ड श्रीमती रजनी शर्मा, और सेल्फ सस्टेनेबल अवार्ड भिलाई को मिला है। ये वही भिलाई है दुर्ग वाला। ठीक है, दुर्ग भिलाई जो है BSP जो है भिलाई स्टील प्लांट जो है वो भिलाई है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में। क्लियर, आगे देखते हैं।
चलिए, छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन के संबंध में जो भी निर्णय लिए होंगे, कोई खास बात रही होगी, उसके संबंध में हम बात करेंगे चलिए देखिए, धान खरीदी के बारे में बात कर लेते हैं। धान खरीदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसका समर्थन मूल्य भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक धान खरीदी चली है समर्थन मूल्य पर, ठीक है। 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021, मतलब अभी तो ऑब्वियसली 31 जनवरी की जो तिथि वो पूरी नहीं हुई है, मतलब धान खरीदी अभी चल रही है ना, आपको पता होगा। कुल धान खरीदी केंद्रों की संख्या आपको ध्यान में रखनी है 2305, आ सकता है प्रश्न में डेटा के तौर पे। समर्थन मूल्य कितना है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। समर्थन मूल्य कितना है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो समर्थन मूल्य में जो भी आपको बताऊंगा 2020-21 का, ठीक, जैसे ग्रेड ए की बात करें, धान ग्रेड ए की बात करें तो 1888 रुपये, और सामान्य धान की बात करें तो 1868 रुपये होगा। तो ये जो आपका समर्थन मूल्य है ये केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया समर्थन मूल्य है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने कह दिया था कि जो समर्थन मूल्य होगा वो 2500 रुपये, 2500 रुपये प्रति क्विंटल होगा। लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि 2020-21 का समर्थन मूल्य धान ग्रेड ए का 1888 और सामान्य धान का 1868 रुपये है, ठीक, केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए आगे देखिए, मक्का खरीदी के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और डेटा रह गया, और जो समर्थन मूल्य होता है ना कि इतना रुपए, 1888 रुपये, 1868 रुपये ये प्रति क्विंटल होता है। तो यहाँ पर लिखा है रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही साथ 2019-20 का भी आंकड़ा देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कितनी वृद्धि हुई है समर्थन मूल्य में, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो देखिए, धान ग्रेड ए 19-20 में आपका 1835 था और सामान्य धान 1815 रुपये था। तो जब आप डिफरेंस देखेंगे 1888 से 1835, माफ कीजिए 1835 से 1888 हुआ है इस साल, तो मतलब जब आप डिफरेंस देखेंगे तो 53 रुपये की बढ़ोतरी हुई है धान में, समर्थन मूल्य में। क्लियर। तो इस तरीके से आप डिफरेंस के तौर पे भी 19-20 का आंकड़ा 20-21 से कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। सामान्य धान का 1815, उसको कंपेयर करना है किसके, सामान्य धान के साथ में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, मक्का खरीदी कब से कब तक, तो 1 दिसंबर 2020 से 31 मई 2021 तक चलने वाला है, लंबा चलेगा ये काफ़ी, ठीक। समर्थन मूल्य रुपए प्रति क्विंटल में आप देखेंगे तो 2019-20 में था 1760 रुपये, और 2020-21 में है जो वर्तमान में मतलब 1850 रुपये। क्लियर। आगे देखें, साथ साथ याद करते चलिए दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था, जो समर्थन मूल्य रहता है वो केंद्र सरकार, केंद्र शासन के द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर ये महत्वपूर्ण होगा, किसकी सिफारिश पर ये महत्वपूर्ण होगा, तो देखिए समर्थन मूल्य कृषि एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर, समर्थन मूल्य जो है कृषि एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र शासन के द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन जैसे कि मैंने बताया 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगा समर्थन मूल्य पर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ द्वारा जो निर्धारित किया गया या जो घोषणा की गई थी समर्थन मूल्य की कितनी थी, 2500 रुपये प्रति क्विंटल। आगे देखें, मनरेगा के अंतर्गत क्या कुछ खास बात है, तो मनरेगा 2020-21 की स्थिति के बारे में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का स्थान जो है मनरेगा को ध्यान में रखते हुए छठवां है, 6th है, ये 6th लिखा हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक रोजगार देने वाला जिला कबीरधाम, मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार देने वाला जिला कबीरधाम, ठीक है। तो मनरेगा स्थिति मतलब यहाँ पर यह है छत्तीसगढ़ का स्थान किस चीज़ में, मतलब मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ का 6वां स्थान है, ये इसका मतलब है। और सर्वाधिक रोजगार देने वाला मनरेगा के अंतर्गत जिला मतलब कबीरधाम। आगे देखें, मनरेगा के अंतर्गत वन अधिकारी पट्टाधिकारी माफ कीजिए, मनरेगा के अंतर्गत वन अधिकार पट्टाधिकारी परिवारों को रोजगार छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा है, ठीक है। सर्वाधिक कोंडागांव, सर्वाधिक कोंडागांव। क्लियर है। चलिए आगे देखें, जीएसटी संग्रहण में प्रतिशत वृद्धि में छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 26% की वृद्धि हुई है दोनों जगह पे। मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का जो जीएसटी संग्रहण है वो बराबर है, ऐसा नहीं। पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है जीएसटी संग्रहण करने में, वो कह रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा जो है वो कम ही है जीएसटी को लेकर आंध्र प्रदेश से, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में जब वृद्धि की बात करें तो वृद्धि दर जो है प्रतिशत में वो छत्तीसगढ़ की और आंध्र प्रदेश की बराबर है। कितना, 26%, ठीक। आगे देखें, चलिए
छत्तीसगढ़ धान से एथेनॉल तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एथेनॉल का यूज़ कहाँ करते हैं? अब एथेनॉल का यूज़ जो है देखिए सबसे मतलब पहले भी हमको देखने को मिला है कि एथेनॉल का यूज़ अभी फिलहाल पेट्रोल में मिलाकर किया जाता है, पेट्रोल में मिलाकर किया जाता है, ठीक है। तो मैं प्राइमरी यूज़ मैंने आपको बताया। तो छत्तीसगढ़ जब धान से एथेनॉल तैयार कर रहा है और धान से तैयार करने वाला एथेनॉल छत्तीसगढ़ जो है देश का पहला राज्य बन गया। कवर्धा स्थित शक्कर कारखाना में भी एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जा चुका है, तो ये भी आप बात ध्यान में रख सकते हैं। अगली बात देखिए, मॉडम सिल्ली बांध का नाम बदलकर बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर रख दिया गया। तो अब क्या बोला जाएगा उसे? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव मॉडम सिल्ली बांध। और ये मॉडम सिल्ली बांध कहाँ पर है? धमतरी, ठीक है। आगे देखिए, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर गौरेला पेंड्रा मरवाही में महंत बिसाहू दास जी के नाम पर उद्यानिकी महाविद्यालय का निर्माण किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, संस्कृति परिषद का गठन राज्य विधि आयोग के स्थान पर। अब राज्य जो विधि आयोग था ना, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संस्कृति परिषद कर दिया गया, ठीक। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष होते हैं संस्कृति मंत्री। नाम परिवर्तित हुआ है, बस ध्यान रखिएगा। ये राज्य विधि आयोग के स्थान पर संस्कृति परिषद आप कहेंगे उसको। चलिए, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत चावल आपूर्तिकर्ता के रूप में छत्तीसगढ़ का स्थान द्वितीय है, पहले स्थान पर पंजाब है। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, चावल उत्पादन के तौर पे या धान उत्पादन के तौर पे स्थान यहाँ पर रैंकिंग नहीं बता रहे हैं। किसके आधार पर रैंकिंग बता रहे हैं? खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत चावल आपूर्तिकर्ता के रूप में छत्तीसगढ़ का द्वितीय स्थान है, पहला है पंजाब का, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर। 60 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से लेगी, मतलब छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार को कितना देगी? 60 लाख मीट्रिक टन, ठीक। प्रदेश में कुल 52 लघु वनोपजों को दिसंबर 2020 की स्थिति में, अगर मैं बता रहा हूं, समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कितने लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर ग्रहण किया जाएगा। ये प्रश्न पूछ चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रदेश में कुल 52 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर संग्रहित किया जाएगा सरकार के द्वारा। 23 नए तहसीलों का गठन हुआ है दोस्तों, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कब? नवंबर में इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, कब? 11 नवंबर 2020 को, ठीक है। तो 23 नए तहसीलों का गठन हुआ है और इस प्रकार कुल तहसील हो गए हैं 177। कहीं कहीं पर हमको 174 भी देखने को मिलता है, लेकिन आप अगर बड़े बच्चे लिए 150वें नंबर को करते हुए देखें, फिर तो 4 और हैं, फिर उसके बाद 23, ठीक है। तो कुल मिलाकर 177 हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो 23 नए तहसील बने हैं, ये कुल मिलाकर 15 जिलों से बने हुए हैं। 15 जिलों से ये 23 नए तहसील निकल कर आए हैं। कुल हो गए 177 तहसील, और अधिसूचना कब हुई थी इन 23 नए तहसीलों की? 11 नवंबर 2020 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जो डिक्लेयर किया जाता है उसकी हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ से कैसे संबंधित है। तो देश में कुल आकांक्षी जिले हैं 115, ठीक है। अब उसमें छत्तीसगढ़ का क्या है? तो देखें, समग्र प्रदर्शन के आधार पर प्रथम स्थान मिला है बीजापुर को, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर को। कुल आकांक्षी जिले 115, समग्र प्रदर्शन के आधार पर प्रथम स्थान बीजापुर का। अब यहाँ पर अलग अलग आधार है। दूसरा क्या है? कृषि और जल स्रोत के आधार पर द्वितीय स्थान कोरबा का है, पूरे भारत में द्वितीय स्थान मिला है कोरबा को, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग आधार है यहाँ पर। जैसे समग्र प्रदर्शन ओवरऑल की बात करें, ठीक है, तो बीजापुर है पहले स्थान पर पूरे देश में। अगर कृषि और जल स्रोत की बात करें तो छत्तीसगढ़ से द्वितीय स्थान मिला है, मतलब छत्तीसगढ़ को द्वितीय स्थान मिला है, किसको? कोरबा को। स्वास्थ्य और पोषण के आधार पर अगर बात करें तो कोंडागांव को मिला है पूरे देश में तीसरा स्थान, ठीक है, कोंडागांव को मिला है तीसरा स्थान। और निर्यात तत्परता सूचकांक में छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निर्यात तत्परता सूचकांक में छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक। और ये जो आपका निर्यात तत्परता सूचकांक है जिसमें छत्तीसगढ़ को चतुर्थ स्थान मिला है, मतलब कितने तत्परता से कोई भी वस्तु निर्यात की जा सकती है छत्तीसगढ़ से, इस आधार पर, मतलब किसी भी राज्य के द्वारा, तो इस आधार पर ये सूचकांक जारी किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान है। लेकिन भू अवस्थित राज्यों की श्रेणी में ये आपको रैंकिंग मिली हुई है। देखिए, भू अवस्थित राज्य किसे कहते हैं? जो किसी भी दूसरे देश की सीमा को, ना ही किसी समुद्र की सीमा को टच करता हो, उसे भू अवस्थित राज्य कहते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ एक है। वैसे ही हरियाणा भी है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके भू अवस्थित जो राज्य है उसमें, उसके अंतर्गत ये कैटेगरी डिसाइड की गई और छत्तीसगढ़ को मिला है चौथा स्थान। चलिए, तो देखिए, उपरोक्त प्रदर्शन का जो आधार है ना, ये जो मिला है विभिन्न जिलों को छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, उसका आधार क्या है?
तो स्वास्थ्य पोषण है, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, बुनियादी ढांचा विकास, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, ये सारे आधार पर ये सारी रैंकिंग डिक्लेयर की गई है। चलिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ का स्थान है 6वां। प्रश्न पूछ लिया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019, 2020 का भी आया नहीं है रिजल्ट, तो 2019 में 6वां स्थान छत्तीसगढ़ को है, मिला हुआ है। प्रथम स्थान किसको मिला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? आंध्र प्रदेश। मतलब किस राज्य में बिजनेस करना कितना ईजी है, इसके आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो छत्तीसगढ़ में 6वें नंबर पर ईजी है बिजनेस करना, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। कौन जारी करता है? तो वित्त और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह रैंकिंग जारी की जाती है। शहरी गवर्नेंस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का 3रा स्थान है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। भारत सरकार के द्वारा ये भी इंडेक्स जारी किया जाता है, क्या? शहरी गवर्नेंस इंडेक्स 2020, छत्तीसगढ़ का 3रा स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की अब प्रमुख योजनाएं, तो हम आज छत्तीसगढ़ की जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं वो पूरा कवर करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसी वीडियो के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की समस्त योजनाएं आपके पूरे हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाओं के बारे में। सबसे पहले सुराजी गांव योजना, जिसके अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरुवा, बाड़ी की हम बात करते हैं। शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2019 से। तो कोई भी योजना कब शुरुआत हुई थी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके अंदर कौन से प्रावधान किए जाते हैं, ये सारी बातें मैं आपको कवर कराऊंगा। जितना जरूरी है उतना ही कवर कराऊंगा। वैसे तो योजनाएं सारी कवर हो रही है, लेकिन उसके अंतर्गत जितनी बातें जरूरी है उतनी बातें मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। तो आपका सुराजी गांव योजना के अंतर्गत आप बहुत बार सुने भी होंगे, नरवा, गरवा, घुरुवा, बाड़ी, एला बचाना है संगवारी, है ना, ये आपने बहुत बार सुना होगा। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1 जनवरी 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि इन चारों चीज़ों को बचाना है और इसके उद्देश्य से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, ये उद्देश्य है इस सुराजी गांव योजना के अंतर्गत। नरवा मतलब होता है नाला, मतलब नाला हो गया, जितने भी पानी के स्रोत हो गए उनको संवर्धन करने की कोशिश करेंगे। गरवा मतलब होता है एक मतलब गांव, माफ कीजिए, गाय से संबंधित गौठान का निर्माण करना है और पशु जितने भी होते हैं पशु संवर्धन को प्रोत्साहित करना है, उनकी सुरक्षा करनी है, ठीक है। घुरुवा मतलब होता है कि जैसे कोई भी खाली स्थान पड़ा हुआ है उसमें कंपोस्ट निर्माण किया जाएगा, खाद का निर्माण किया जाएगा घुरुवा के अंतर्गत, ठीक है। और बाड़ी मतलब जो भी घर वर के स्थान छूटे हुए होते हैं जिसमें फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाएगा, उसका प्रोत्साहन किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस तरीके से ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, नरवा, गरवा, घुरुवा, बाड़ी। 1 जनवरी 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे कि इसका उद्देश्य क्या लिखा हुआ है? गांव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, पर्यावरण में सुधार के लिए और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए। आगे देखें, गोधन न्याय योजना, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 20 जुलाई 2020, ठीक है। अब गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हमको एक चीज़ बस ध्यान है कि 2 रुपये प्रति किलो में गोबर संग्रहित किया जाता है या गोबर खरीदा जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो इस गोबर का क्या करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देखिए, सबसे पहले गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020 की शुरुआत हरेली के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक। उद्देश्य क्या है? जैविक खेती को बढ़ाना। तो जैविक खेती कैसे करेंगे? तो देखिए, अब गोबर खरीद रही सरकार 2 रुपये प्रति किलो में। अब उस गोबर से क्या करेगी? तो गोबर से जैविक खाद बनाएगी, वर्मी कंपोस्ट बनाएगी, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। और इस वर्मी कंपोस्ट के बन जाने के बाद उसे 8 रुपये प्रति किलो बेचने का उद्देश्य रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण है। और जब गोबर की खाद बनेंगे तो वो जैविक खेती होगी उससे, तो इस कारण यहाँ पर ये उद्देश्य है जैविक खेती को बढ़ाना। साथ ही साथ इस गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदना तो है, लेकिन केवल वही नहीं है, तो और क्या है? गोपालन, गो सुरक्षा को बढ़ावा देना, पशुपालकों को आर्थिक लाभ पहुंचाना, ये सारे इसके अंतर्गत आ रहे हैं प्रावधान। जैसे कि मैंने बताया 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी होगी, जिसमें स्व सहायता समूहों के द्वारा वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाएगा और उसे 8 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पौनी पसारी योजना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पौनी पसारी योजना, ठीक, 2 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए 2 अक्टूबर 2019 महत्वपूर्ण दिन है। वैसे तो 2 अक्टूबर महत्वपूर्ण दिन है ही, ये तो आपको पता है, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। गांधी जयंती है, ये सभी जानते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर 2019 में गांधी 150वीं जयंती थी, ठीक है, 150वीं गांधी जयंती थी, ये ध्यान रखेंगे। तो इस कारण ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस 2 अक्टूबर 2019 को बहुत सारी योजना की शुरुआत हुई है, देखिएगा। तो उसमें से एक है पौनी पसारी योजना। तो एक साथ आप कर लेंगे कि 2 अक्टूबर 2019 को जितनी भी योजनाएं हैं उसको एक साथ लिख लीजिएगा। ऑर्डर मेरे तरफ से थोड़ा इधर उधर हो सकता है। चलिए,
परंपरागत व्यवसायों तथा स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं को जीवंत करना एवं इससे स्थानीय लोगों के लिए व्यवसाय के अवसर को सृजन करना इसका उद्देश्य था पौनी पसारी योजना का। असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने वाले लोगों को 10 रुपये प्रति दिवस के शुल्क के आधार पर चबूतरा उपलब्ध कराना था अपना बिजनेस करने के लिए, मतलब अपने सामान को बेचने के लिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली देखिए क्या है कि जो असंगठित क्षेत्र के छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, फेरी वाले होते हैं, उनको चबूतरा देना था 10 रुपये प्रति दिन के शुल्क के आधार पर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ परंपरागत व्यवसायों तथा स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं को जीवंत करना, मतलब जो भी उनके द्वारा बेचे जाते हैं, जो भी परंपरागत वस्तुएं बेची जाती है, इसके उद्देश्य से ये योजना लाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। पढ़ाई तुम्हार द्वार, ये भी बहुत ही फेमस हुआ है कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन चल रहा था। ठीक है, मतलब जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे थे वो स्कूल तो जा नहीं सकते थे, मतलब कोई भी स्कूल नहीं जा पा रहा था, तो ऑब्वियसली सरकार ने एक स्कीम चलाई कि बच्चों को घर बैठे शिक्षा प्राप्त हो जाए ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, तो इसी को कहा गया पढ़ाई तुम्हार द्वार। ठीक है ना, मतलब बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, बच्चों को घर में ही ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई क्लासेस अवेलेबल हो रही थी। ठीक है, शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा था ऑनलाइन माध्यम से। तो कब शुरुआत हुई? तो मार्च 2020, मतलब जब भी लॉकडाउन शुरू हो, जब से भी लॉकडाउन की शुरुआत हुई कोविड-19 के चलते, तब इसकी शुरुआत मान लेते हैं। आगे देखें, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019, जैसे कि मैंने कहा 2 अक्टूबर 2019 को बहुत सारी योजनाएं जो है प्रारंभ की गई। आगामी 3 वर्ष में प्रदेश को कुपोषण से मुक्त करना इसका उद्देश्य था मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7% बच्चे कुपोषित थे। ठीक है, और 15 से 49 वर्ष की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी। ठीक है, एनीमिया मतलब खून की कमी बोल सकते हैं, आयरन की कमी बोल सकते हैं। तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि घर घर जाकर रेडी टू ईट का वितरण किया जाएगा कुपोषण से बचाने के लिए। ठीक है, और यह कौन क्रियान्वयन करेगा? आंगनबाड़ी। ये भी ध्यान रखें। अब जो भी महिलाएं हैं जो एनीमिया से ग्रसित है, उनको फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियां दी जाएगी, कृमिनाशक गोलियां दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। आगे देखें, राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरुआत हुई 21 मई 2020। राजीव गांधी की पुण्यतिथि है ये 21 मई 2020। आगे देखें, इसके अंतर्गत किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि रकबे में वृद्धि करना। फसल उत्पादन के लिए वृद्धि कर रहे हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। बार बार सुना होगा किसान न्याय योजना, किसान न्याय योजना। और भूपेश बघेल को किसानों का बोल सकते हैं मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। तो किसानों को लेकर बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आए हैं, तो उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसमें क्या कर रहे हैं कि किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं फसल उत्पादन के लिए। ठीक है, तो कैसे प्रोत्साहित करेंगे? पैसे देकर। ठीक, पैसे देकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो प्रोत्साहन राशि के माध्यम से यहाँ पर प्रोत्साहन किया जा रहा है फसल उत्पादन के लिए। लाभान्वित कितने कृषक परिवार हैं? तो 19 लाख किसान लाभान्वित होंगे इस योजना के अंतर्गत। ठीक, और शामिल फसल कौन कौन सी है? धान, मक्का, गन्ना। धान, मक्का और गन्ना इसमें शामिल फसल थी, तो इनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था, लेकिन बाद में 2020-21 में दलहन और तिलहन को भी शामिल कर दिया गया। ठीक, और 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से यहां पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है यहां पर। क्लियर? चलिए देखें आगे। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक योजना, कुछ चीज तो आपको समझ में आ जाएगी कि उद्देश्य क्या है। मतलब क्लिनिक मतलब होता है दवा खाने से जहां पर हमको दवा मिलती है, और हाट बाजार मतलब होता है जहाँ पर एक तरीके से बाजार लगता है, जहाँ पर सारी वस्तुएं मिलती है। जैसे गाँव में देखें कि हाट बाजार लगता है किसी एक दिन में, वहाँ पर सारी वस्तुएं अवेलेबल होती है, सब्जी भी मिल जाएगा, कुछ ज़रूरत के सामान, कपड़े भी मिल जाएंगे, जूते चप्पल भी मिल जाएंगे, खाने पीने की चीज़ भी मिल जाएगी, उसको हाट कहते हैं। तो मतलब हाट वाली जगह पर हमको क्लिनिक की मतलब अवेलेबिलिटी होने वाली है, उपलब्धता होने वाली है। ठीक है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के अंतर्गत शुरुआत 2 अक्टूबर 2019। ठीक है, तीसरी योजना हमको मिल रही है जो 2 अक्टूबर 2019 को शुरुआत हुई। हाट बाजारों के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना। तो हाट बाजार जहां पर लगेंगे ना, वहां पर एक क्लिनिक भी होगा जहां पर स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां होगी, मतलब टैबलेट दिया जाएगा, स्वास्थ्य निरीक्षण किया जाएगा, ये सारी बातें गतिविधि होने वाली है हाट के अंतर्गत। ठीक, तो देश के दुर्गम क्षेत्र जो है, जनजाति क्षेत्र जो है, वहां पर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना इसका उद्देश्य है। आगे देखिए, सीएम शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मतलब मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना।
फिर से क्लियर है, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, शुरुआत 2 अक्टूबर 2019। गरीब बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा। मोबाइल मेडिकल यूनिट के मतलब एक गाड़ी होगी, एक एम्बुलेंस होगा जो पूरे उस क्षेत्र में जाएगा, जो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बस्ती में आते हैं, वहाँ पर जाएगा और जितने भी वहाँ पर समुदाय के लोग हैं, लोग वहाँ पर रहने वाले बस्ती में लोग हैं, उनके स्वास्थ्य निरीक्षण किए जाएंगे। ठीक है, और मोबाइल मेडिकल यूनिट किसे कह रहे हैं, मतलब एम्बुलेंस वहाँ पर जाएगा पूरी सुविधाओं के साथ में, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ में। ठीक, गरीब बस्तियों में, शहर की गरीब बस्तियों में। आगे देखें, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना 1 जनवरी 2020। ठीक है, उद्देश्य गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। लाभार्थी कितने हैं, 65 लाख परिवार। अब देखिए 65 लाख परिवार को 2 भागों में हम बांट देते हैं। एक 56 लाख बीपीएल परिवार, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार, और 9 लाख गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले परिवार। तो जो बीपीएल परिवार है, गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले परिवार हैं, जो 56 लाख हैं, उनको 5 लाख तक प्रतिवर्ष निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो ध्यान रखें, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। और जो सामान्य परिवार हैं, जो बीपीएल के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको 50,000 रुपये प्रतिवर्ष निःशुल्क इलाज का प्रावधान किया गया है इस योजना के अंतर्गत। आगे देखें, प्रधानमंत्री माफ कीजिए, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 1 जनवरी 2020। ठीक है, तो दोनों एक साथ याद रख सकते हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करने के लिए योजना लाई गई है और लिमिट कर दिया गया है 20 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज को। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल, बहुत ही फेमस है। CGPS छत्तीसगढ़ PSC का कुछ एक एग्जाम भी हुआ था रिसेंट में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। ठीक है, 1 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 से ये प्रारंभ होगा। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 52 इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की गई है। तो देखिए, अभी तक जो स्कूल होता है सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम के होते थे, अब जो सरकारी स्कूल होंगे जो 52, किसके अंतर्गत, स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल मीडियम के योजना के अंतर्गत 52 इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की जा रही है सरकार के द्वारा। ठीक है, और प्रथम कहाँ पर खुला, तो धर्मपुरा रायपुर के अंतर्गत प्रथम इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, मोर बिजली ऐप का ये है कि घर बैठे आपको बिजली सेवा जो है उसका लाभ मिल सके एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू। 6 अक्टूबर 2020 से इसकी शुरुआत हुई, जैसा कि कहा, विद्युत सेवाओं का घर बैठे लाभ। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, इसकी शुरुआत हुई है 19 जून 2020। तो उद्देश्य भी इसका सुन लीजिए, जो भी शासकीय स्थल है, जैसे अस्पताल हो गया, विद्यालय हो गए, कोई ऑफिस हो गया, सरकारी ऑफिस हो गया, उसको पक्की सड़क से जोड़ना। ठीक है, पक्के सड़क के माध्यम से, ये उद्देश्य है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का। तो क्या है, सरकारी स्थलों को पक्के सड़क से जोड़ना इसका उद्देश्य है। आगे देखिए, धरसा विकास योजना, यह महत्वपूर्ण हो सकता है। धरसा विकास योजना, वैसे तो सारे महत्वपूर्ण हैं, तो उतना कर लीजिए बिल्कुल सारे के सारे, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6 अक्टूबर 2020 से इसकी शुरुआत हुई और 6 अक्टूबर जो आपका है दिन, वो स्वामी आत्मानंद जयंती के तौर पे जाना जाता है। धरसा के कच्चे रास्तों को पक्का बनाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। धरसा मतलब देखिए, जो भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें जो खेत तक के जाने का रास्ता होता है उसे धरसा कहते हैं। खेत तक के जाने का जो रास्ता होता है उसे धरसा कहते हैं। तो बरसात के दिनों में क्या होता है कि ये जो धरसा है काफ़ी मतलब कच्चे हो जाते हैं, मतलब उसमें जाना काफ़ी कठिन हो जाता है, तो उसको पक्का बनाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, धरसा विकास योजना के अंतर्गत। क्लियर है। आगे देखिए, इंदिरा वन मितान योजना 9 अगस्त 2020 की इसकी शुरुआत हुई थी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए और क्या पता चल रहा है यहाँ पर, 9 अगस्त जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, लक्ष्य क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को जोड़ना। अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को जोड़ना इसका उद्देश्य है। 10,000 ग्रामों में युवा समूहों का गठन कराया जाएगा और वन आधारित समस्त गतिविधियों का संचालन किया जाएगा इन युवा समूहों के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक आदिवासी विकास खंड में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी इसी योजना के अंतर्गत। ठीक, चलिए आगे देखिए, ट्राइबल मार्ट योजना। ट्राइबल मार्ट योजना मतलब जो भी ट्राइबल क्षेत्र होंगे, अनुसूचित क्षेत्र होंगे, जनजाति क्षेत्र होंगे, उसमें गुणवत्तापूर्वक सामान जो है, वस्तुएं जो है, उसको उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होगा। ठीक है,
महिला समूहों के द्वारा। नवंबर 2019 में शुरुआत हुई थी, कहाँ पर? सूरजपुर में, ये आप ध्यान रखेंगे। ट्राइबल मार्ट, ठीक है, मार्ट मतलब एक ऐसा स्थान होता है जिसमें वस्तुएं, जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध होती है। तो ट्राइबल मार्ट है यहाँ पर। तो जनजाति क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्वक सामान की उपलब्धता कराने हेतु यह योजना लाया गया था, और जिसे किसके द्वारा कराया जाएगा? महिला समूहों के द्वारा इस योजना को क्रियान्वयन करवाया जाएगा। फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना, 1 नवंबर 2020 में इसकी शुरुआत कोंडागांव से। फोर्टिफाइड राइस एक किस्म का राइस होता है जिसमें काफ़ी आयरन की मात्रा होती है, विटामिन की मात्रा होती है, ठीक है। तो इसका वितरण की योजना शुरुआत हुई कोंडागांव से। बैंक संगवारी तुमचो दुआर योजना, मतलब घर बैठे बैंकिंग, घर पहुंच बैंकिंग सुविधा आपको मिलेगी, ठीक है। शुरुआत हुई थी दंतेवाड़ा के चितालंका नकुलनार से, ये आप ध्यान रखेंगे। दंतेश्वरी माई मितान द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा इसका। आगे देखें, दाई दीदी क्लिनिक योजना। तो दाई दीदी क्लिनिक योजना से एक चीज़ हमको स्पष्ट हो रहा होगा कि जो क्लिनिक होगा उसमें सिर्फ दाई दीदी होंगे, मतलब माताएं और बहनें होंगी, मतलब सारी फीमेल्स होंगी उसमें, ठीक है। मतलब हर कोई, डॉक्टर भी फीमेल होंगी, नर्स भी फीमेल होंगी, जो भी वहाँ पर कर्मचारी हैं वो भी फीमेल होंगी, सभी की सभी महिलाएं होंगी, ठीक है। और क्लिनिक है, मतलब क्लिनिक मतलब वही स्वास्थ्य सुविधा केंद्र। तो रायपुर, भिलाई, बिलासपुर नगर निगम में एक एक दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। कब? 19 नवंबर 2020 को, ठीक। देश की पहला महिला स्पेशल क्लिनिक है ये, देश की पहला महिला स्पेशल क्लिनिक है। किस लिए? क्योंकि सारी की सारी महिलाएं होंगी इसके अंतर्गत, समझ रहे, ठीक। और किसके अंतर्गत आ रहा है ये? मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आ रहा है। जैसे कि हमने देखा था कि मोबाइल फैसिलिटी, क्लिनिक फैसिलिटी जो जगह जगह जाकर, शहरी क्षेत्रों में, बस्तियों में जाकर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही है इस योजना के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत आ रही है ये दाई दीदी क्लिनिक योजना। अगला देखें, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। तेंदुपत्ता संग्राहक को लेकर यह योजना है। महेंद्र कर्मा जी के, शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम पर यह योजना चलाई जा रही है, सामाजिक उनके सुरक्षा को लेकर, ठीक है। शुरुआत हुई थी 5 अगस्त 2020 को। तो देखिए क्या होगा, क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के द्वारा किया जाएगा, और कुल लाभार्थी इसमें होंगे 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक। 50 वर्ष तक की आयु, ये आयु सीमा है। तो 50 वर्ष तक की आयु के जो तेंदुपत्ता संग्राहक होंगे, कितनी राशि दी जाएगी उनको? तो देखिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तेंदुपत्ता जो संग्राहक है उसकी हम बात कर रहे हैं। 2 लाख रुपए मिलेंगे किसको? परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, सामान्य स्थिति में भी तो भी। दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना के चलते पूर्ण विकलांगता आ जाती है तो उसमें 2 लाख रुपए मिलेंगे, और 1 लाख रुपए मिलेंगे अगर आंशिक विकलांगता हो जाती है दुर्घटना के चलते, ठीक है। और अगर 50 से 59 वर्ष की आयु है किसी की, जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उसकी, उसे 30,000 मिलेंगे अगर वो परिवार का मुखिया है और उसकी सामान्य मृत्यु हो जाती है। 75,000 रुपये मिलेंगे अगर उसकी मृत्यु दुर्घटना से हो जाती है या पूर्ण विकलांगता अगर हो जाती है। 37,500 रुपये मिलेंगे उसे अगर आंशिक विकलांगता हो जाती है दुर्घटना के चलते, ठीक है। तो ये है आपका शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। तो ये हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़ के समस्त योजनाएं, इतना कर लेना है आपको। अगर योजनाओं से प्रश्न आएगा तो डेफिनेटली बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं आज का आखिरी टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के बारे में। तो डेफिनेटली ये रिकमेंडेशन है कि आप ये छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल और उनका विभाग और उनके जो चुनाव क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र थे, ये बिल्कुल करके जाइएगा। प्रश्न पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं कि चुनाव 2 साल पहले हो चुका है हमारा विधानसभा का तो अब नहीं पूछेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल पूछ सकते हैं और रिकमेंडेड है कि आप ये करके जाएं। मंत्रिमंडल, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होगा भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री हैं, तो बिल्कुल पाटन क्षेत्र है इनका निर्वाचन क्षेत्र। ये क्षेत्र मतलब निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र है ये ध्यान रखेंगे। टी.एस. सिंहदेव अंबिकापुर है इनका निर्वाचन क्षेत्र। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, पंचायत ग्रामीण विकास ये इनका विभाग है। ताम्रध्वज साहू दुर्ग है ग्रामीण क्षेत्र से, दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र से इनका निर्वाचन क्षेत्र। गृह मंत्रालय, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्मस्व ये सारे विभाग है ताम्रध्वज साहू के पास। रविंद्र चौबे इनका निर्वाचन क्षेत्र है साजा। कृषि, संसदीय कार्य, विधि, विधायी कार्य ये इनके विभाग है। प्रेम साय टेकाम इनका है निर्वाचन क्षेत्र
प्रतापपुर। स्कूल शिक्षा आदिम जाति कल्याण, SC ST OBC अल्पसंख्यक विभाग इनके पास है, प्रेम साइड टेकाम के पास। मोहम्मद अकबर कवर्धा है इनका निर्वाचन क्षेत्र, परिवहन मंत्रालय है इनके पास। कवासी लखमा कोंटा है इनका निर्वाचन क्षेत्र, आबकारी कर वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय इनके पास है। शिव डहरिया इनका निर्वाचन क्षेत्र है आरंग, ठीक है। नगरीय प्रशासन एवं विकास और श्रम विभाग इनके पास है, याद करते चले। अनिला भेड़िया, ठीक है, डोंडी लोहारा की है, मतलब इनका निर्वाचन क्षेत्र महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण इनका मंत्रालय है। जय सिंह अग्रवाल कोरबा इनका निर्वाचन क्षेत्र, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्रालय। गुरु रुद्र कुमार अहिवारा है इनका निर्वाचन क्षेत्र, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग इनके पास है मंत्रालय। उमेश पटेल खरसिया इनका निर्वाचन क्षेत्र, उच्च शिक्षा खेल युवा कल्याण इनका मंत्रालय है। और आखिरी में अगर हम बात करें, अमरजीत भगत सीतापुर इनका निर्वाचन क्षेत्र, खाद्य नागरिक आपूर्ति और संस्कृति इनका मंत्रालय है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का करंट अफेयर का भाग 1। अगले वीडियो में मतलब अगले जो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का जो भाग 2 होगा उसमें बची हुई बातें पूरी तरीके से कवर करवा दी जाएंगी। और छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की भी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में देखेगा, और जो भी बातें आर्थिक सर्वेक्षण से रह गई है वो भी कवर करवा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।